नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति है, जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 तथा सामान्य अध्ययन पेपर 3 के सरकारी नीतियां तथा हस्तक्षेप और औद्योगिक विकास के लिए समान रूप से जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही प्रस्तावित राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति अंतिम चरण में है और हितधारकों के विचार जानने के लिए अब कोई नई मसौदा नीति जारी नहीं की जाएगी। 2 अगस्त को उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग अर्थात DPIIT द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान प्रस्तावित नीति के संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों और एक घरेलू व्यापारिक संघ के बीच चर्चा हुई। चर्चा से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि ई कॉमर्स नीति को उपभोक्ता संरक्षण अर्थात ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन के साथ जोड़ा जाएगा, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायतों का समाधान करना चाहता है। आइए अब इस मसौदे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। 2030 तक भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता सालाना 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है। 2025 तक वैश्विक सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का लक्ष्य इस विकास अवसर का लाभ उठाना है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए सरकार उभरते इलेक्ट्रॉनिक व्यापार परिदृश्य की बारीकियों से निगरानी कर रहा है। इसके लिए खरीद, बिक्री, विपणन और वितरण गतिविधियों की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचे की आवश्यकता है। ई कॉमर्स नीति पहली बार 2018 में प्रस्तावित की गई थी और 2019 में ई कॉमर्स नीति का एक मसौदा जारी किया गया था। मसौदा नीति के जवाब में कई विदेशी सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिकी व्यवसायों के मुद्दे को चिन्हित करना भी शामिल है। अगस्त 2023 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने प्रस्तावित नीति पर ई कॉमर्स फर्मों और एक घरेलू व्यापारियों के निकाय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नीति पर संबंधित हितधारकों के बीच आम सहमति बन गई है। आइए अब इस नीति के उद्देश्यों को जान लेते हैं। राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति का लक्ष्य एक नियामक ढांचा स्थापित करना है, जो इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करता है। ई कॉमर्स नीति का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और इसके माध्यम से निर्यात को बढ़ाने के लिए एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचे के माध्यम से ई कॉमर्स क्षेत्र के समावेशी और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए रणनीति तैयार करना है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के मसौदे की प्रमुख बातों को। यह नीति ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के 6 व्यापक क्षेत्रों को संबोधित करती है: डेटा, बुनियादी ढांचों का विकास, ई कॉमर्स बाजार, नियामक मुद्दे, घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना। यह नीति निवेशकों, निर्माताओं, MSME व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, स्टार्टअप और उपभोक्ताओं जैसे सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचे, तकनीकी प्रगति और कुशल आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भारत में डेटा के स्थानीयकरण को अनिवार्य बनाता है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के लिए भारत में संग्रहित डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। मसौदा नीति में भारतीय स्वामित्व वाली और भारतीय नियंत्रित फर्मों के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर स्थानीय रूप से उत्पादित सामान बेचने के लिए इन्वेंट्री मॉडल के तहत 49% FDI का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के मसौदे की प्रमुख बातें:
इस नीति का लक्ष्य मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के साथ साथ डिजिटल स्पेस और ई कॉमर्स क्षेत्र में समावेशी विकास करना है। सरकार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और बाजार की विफलताओं और अन्य बाजार विकृतियों को रोकने की उम्मीद करती है। घरेलू नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एक सामान्य परिभाषा अपनाई जाएगी। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक एकल कानून और एफडीआई कार्यान्वयन और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए एकल नियामक का प्रस्ताव करता है। भारत में सभी सक्रिय ई कॉमर्स पोर्टलों को ई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के साथ पंजीकरण कराना होगा। CCPA अंतर सरकारी समन्वय, उद्योग के भीतर धोखाधड़ी की जांच करने, नियम बनाने और बहुत कुछ के लिए एक नोडल एजेंसी के लिए काम करेगा। यह ई कॉमर्स कंपनियों के स्थानीय पंजीकरण के बजाय केंद्रीकृत पंजीकरण की सिफारिश करता है। आइए इस नीति के विशेष प्रावधान या सिफारिशों को समझते हैं। सबसे पहला प्रावधान है ई कॉमर्स संस्थाओं की परिभाषा। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 एक ई कॉमर्स इकाई को परिभाषित करता है जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो ई कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स ने एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का सुझाव दिया। इन्वेंट्री मॉडल इन्वेंट्री आधारित ई कॉमर्स कंपनियों में 49% तक एफडीआई की अनुमति दी जा सकती है। यह एक शर्त के साथ आता है कि ई टेलर 100% मेक इन इंडिया उत्पाद बेचता है। इससे ई कॉमर्स कंपनियों को अपने स्वयं के ब्रांड पेश करने की अनुमति मिलेगी जब तक वे भारत में निर्मित होते हैं। विनियमन विलय और अधिग्रहण के लिए अधिक नियामक जांच की सिफारिश की गई है जो प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकती है। प्रवेश बाधाओं और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया गया है। मार्केट प्लेस मॉडल ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की समूह कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध अपनी इन हाउस कंपनियों के माध्यम से बाजार भारी छूट पेशकश नहीं कर पाएंगे। ऐसा उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिए है। संबंधित पक्ष विक्रेताओं द्वारा ब्रांडेड वस्तुओं की थोक खरीद जो बाजार में मूल्य विकृतियों का कारण बनती है निषिद्ध होगी। निवारण मसौदे में प्रवर्तन निदेशालय में एक अलग विंग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। यह ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के लिए दिशा निर्देशों से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेगा। भुगतान वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में भुगतान कैश ऑन डिलीवरी विकल्प के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए टास्क फोर्स ने एक धोखाधड़ी खुफिया तंत्र बनाने का सुझाव दिया है। इसमें धोखाधड़ी का शीघ्र पता करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आधारित प्रमाणीकरण प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। आइए अब अंत में जानते हैं ई कॉमर्स नीति में मुद्दों को। ई कॉमर्स संस्थाओं की संशोधित परिभाषा छोटे उद्यमों के साथ साथ उन संस्थाओं पर भी कठिन दायित्व पैदा कर सकती है जो ई कॉमर्स परिचालन नहीं चलाते हैं। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मध्यस्थ है जिनका प्लेटफॉर्म पर क्रॉस सेलिंग, भ्रामक विज्ञापनों और गलत सेलिंग को विनियमित करने पर कोई नियंत्रण नहीं है। विलय और अधिग्रहण पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अनिवार्य निगरानी और छूट पर विनिमय के कारण लाइसेंस राज की वापसी की आशंका पैदा हो गई है। मसौदा नीति में डेटा स्थानीयकरण मानदंड अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए हतोत्साहित कर सकते हैं। भारतीय कंपनियों तक सीमित एफडीआई प्रावधान सामान्य रूप से और विशेष रूप से ई कॉमर्स उद्योग में आवश्यक एफडीआई को प्रभावित कर सकता है। नीति में कहा गया है कि भारत सरकार के पास हर समय ई कॉमर्स डेटा तक पहुंच होनी चाहिए। यह खतरनाक है क्योंकि यह भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा की आड़ में राज्य की निगरानी की अनुमति देता है।
आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।